बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। एसिड बेस बैलेंस के बॉडी के अंदर जो हमारा पीएच है वो कैसे मेंटेन रहता है और कैसे एसिड बेस बैलेंस कायम रहता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड का नॉर्मल पीएच है वो 7.35 से लेके 7.45 तक है। दिस इज सेट द नॉर्मल पीएच रेंज। हमारा जो सर्वाइवल रेंज है वो 6.8 से लेके 8 तक है। इसके दौरान हम कुछ टाइम के लिए सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर पीएच 7.45 से बढ़ जाए, ऊपर जाए, तो उसे हम अल्कलोसिस बोलते हैं। और अगर पीएच 7.35 या 7.35 से नीचे आ जाए तो इसे हम एसिडोसिस बोलते हैं। तो 6.8 से लेके 8 तक जो रेंज है, दिस इज नोन एज द सर्वाइवल रेंज। इफ द pH of the arterial blood drops to 6.8 or rises to 8 for more than a few hours, the person usually cannot survive। ठीक है, तो एक्चुअली अगर हमारे बॉडी में पीएच नॉर्मल ना रहे, एसिडोसिस की तरफ जाए या अल्कलोसिस की तरफ जाए, तो वो क्यों होता है। ठीक है, तो the accumulation of acids or the loss of the bases, they result in the increased concentration of hydrogen ion, which causes the drops in the pH scale या pH value, and this is known as acidosis. On the other hand, if there is loss of acids or accumulation of the bases, this causes decreased concentration of hydrogen ion, which raises the pH, and this situation is known as alkalosis. Acidosis results from accumulation of acids or loss of bases, and alkalosis results from loss of acids or accumulation of bases. Now, there are different buffer systems inside our body which keeps the pH range at a normal value. There are two types of systems, buffer systems inside our body: chemical buffer system and physiological buffer system. The chemical buffer system is known as first line of defense against the pH shift, not against the immune invaders or immune system। ठीक है, पीएच फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो पीएच को शिफ्ट करने में हेल्प देता है वो है केमिकल बफर सिस्टम, और जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द पीएच शिफ्ट है वो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम। और द केमिकल बफर सिस्टम आर bicarbonate buffer system, phosphate buffer system, and protein buffer system. And the physiological buffer system are respiratory mechanism, which is responsible for excretion of the carbon dioxide, and the renal mechanism, which is responsible for the release of excretion of more hydrogen ions. Now, chemical buffers acts rapidly, while physiological buffers may require several minutes to several days to begin resisting a change in the pH। हमारी बॉडी में अगर pH शिफ्ट हो रहा है तो उसको रिवर्स करने के लिए या अपने रेंज में कायम रखने के लिए हमारा बफर सिस्टम एक्टिवेट होता है, केमिकल भी और फिजियोलॉजिकल भी। केमिकल जो है वो एब्रप्ट चेंज के लिए होता है कि जो एब्रप्ट चेंज आ रही है केमिकल बफर सिस्टम उसको रिवर्स करे। और फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम जो है ये एडाप्टेशन पे डिपेंड करता है, इस पे थोड़ा टाइम लगता है। इसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ मिनट भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं, ठीक, एक्टिवेशन के लिए या नॉर्मलाइजेशन के लिए। Now, what is acid base balance? For acid base balance, we should know about the acids and bases. Acids are electrolytes that release hydrogen ions, and the bases release the ions that combine with hydrogen ions. The body fluids pH must remain within a certain range। ठीक है, so what are the sources of hydrogen ion inside our body? तो हमारे बॉडी में जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं वो किधर से आते हैं। ठीक है, एक हमारे बॉडी में जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज से आता है जिसमें कार्बोनिक एसिड बनता है। और अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की इनएरोबिक रिस्पायरेशन हो
या मेटाबॉलिज्म हो तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड रिलीजेस एसिडिक कीटोन बॉडीज। अगर हमारे बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट हो जाए तो उनसे हमारे बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज बनती हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग सल्फर प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, उसकी ऑक्सीडेशन से सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज होता है। In the hydrolysis of the phosphoproteins and nucleic acid produces phosphoric acid। अगर हमारे बॉडी में जो फास्फोप्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड है उसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन के जरिए, तो हमारे बॉडी के अंदर फास्फोरिक एसिड बनता है। ऑल दीज प्रोसेसेस, द एरोबिक respiration of glucose, anaerobic respiration of glucose, incomplete oxidation of fatty acid, the oxidation of sulfur containing amino acids, and the hydrolysis of phosphoproteins and nucleic acid, uh, they they produces carbonic acid, lactic acid, ketone bodies, sulfuric acid, and phosphoric acid, and this is responsible for the release of hydrogen ions into the internal environment। ठीक है, तो इसको रिवर्स करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जब एक्सेस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, इसको रिवर्स करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर बफर सिस्टम मौजूद है। ठीक है, ताकि वो एक्सेस हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज कर दे या उसको इन्वायरमेंट से बाहर रिलीज करे। Now the strengths of acids and bases, they are different. The acids vary in ये physiological acids और bases की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के लैब वाले एसिड और बेसिस की नहीं कर रहा, मैं बॉडी के एसिड और बेसिस से मुतालिक बोल रहा हूँ। ठीक है, the strengths of acids and bases, the acids vary in the extent to which they ionize to release ions. Strong acids such as hydrochloric acid ionize more completely, while the weak acids such as carbonic acid ionizes less completely. The bases also vary in their strength. Now, what is the regulation of hydrogen ion concentration, which is a part of the buffer system? The hydrogen ion concentration in the body is controlled by many ways. These includes the chemical buffer system, the respiratory center in the brainstem, and the nephrons in the kidney. All these are responsible to regulate hydrogen ion concentration in the body fluids. The pH scale is used to express the hydrogen ion concentration. Now, what are the chemical buffer system? The buffer system converts strong acids into weaker acid or strong bases into weaker bases. They include the bicarbonate buffer system, phosphate buffer system, and protein buffer system. And the buffer system, they minimizes the pH changes। ये जो buffer system है बॉडी के अंदर, bicarbonate, carbonic acid etc., they are responsible to minimize the pH change, कि pH में जो change आ रहा है वो उसको कम से कम रखा जाए, शिफ्ट ज़्यादा ना हो, ना अल्कलोसिस की तरफ हम जाएं और ना एसिडोसिस की तरफ। Now the chemical buffer system, uh, they are bicarbonate buffer system, phosphate buffer system, and protein buffer system. Now, what is the bicarbonate buffer system? The bicarbonate buffer system consists of the two components, the bicarbonate ion and the carbonic acid. The bicarbonate ion combines with the hydrogen ion in the presence of excessive acid। जब हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है, एक्सेस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, तो हमारे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट जो होता है वो कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, अगर हमारे बॉडी के अंदर बेस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो द कार्बोनिक एसिड रिलीजेस ए हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस बेस। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो बाइकार्बोनेट आयन एक्टिवेट होता है, और अगर हमारे बॉडी के अंदर बेस की प्रोडक्शन या रिलीज ज़्यादा होती है तो कार्बोनिक एसिड एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन एसिड के साथ मिलता है, और जो कार्बोनिक एसिड है ये हाइड्रोजन के साथ ये बेस के साथ मिलता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, phosphate buffer system consists of the monohydrogen phosphate ion HPO4 2 and the dihydrogen phosphate ion HPO4 1। ठीक है, -1 और -2।
ये जो मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन है, इट कंबाइंस विद द हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एसिड एंड द डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन this releases a hydrogen ion in the presence of excessive base. Protein system consists of the amino acids. ठीक है, the amino group of the amino acid or protein combines with a hydrogen ion in the presence of excessive acid, and the carboxylic acid group releases a hydrogen in the presence of a excessive base. Now what is the respiratory mechanism? ये तो acid base balance का buffer system था. अगर हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए एंड द सेल रिलीजेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ड्यू टू द मोर मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा, नो द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड. हमारे बॉडी के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो उससे कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3. तो कार्बोनिक एसिड रिलीज करता है हाइड्रोजन को, ठीक है, और एक्सिस हाइड्रोजन के रिलीज से हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन के अंदर स्टिमुलेट हो जाता है, जिसके नतीजे में रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग इंक्रीजेस. तो हमारा जो सांस है उसकी रफ्तार तेज हो जाती है एंड द मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड थ्रू लंग्स. एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन फॉलोज एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन. तो जो ही हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन तेज हो जाती है, उसके नतीजे में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन बनते हैं कार्बोनिक एसिड से. पहले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन एक्सेसिव वो रिस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है. मोर रिस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेशन causes more respiratory rate which causes the more release of the carbon dioxide into the environment. ठीक है. अच्छा, इसके बाद अगर हमारे ब्लड के अंदर पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है पॉजिटिव K+ की, तो हमारा एड्रिनल कार्टेक्स जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल कार्टेक्स, तो वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है. दिस इज द एल्डोस्टेरोन इज रिलीज बाय द एड्रिनल कार्टेक्स इन रिस्पांस टू द हाइपरकेलेमिया. अगर हमारे बॉडी के अंदर पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो एड्रिनल कार्टेक्स स्टिमुलेट होकर एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है ब्लड में. उसके बाद एल्डोस्टेरोन जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स में ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए. तो वो क्या करता है, वो सोडियम आयन की जो है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से रिएब्जॉर्प्शन को तेज करता है और पोटाशियम की सिक्रीशन को बढ़ाता है. In this way, the sodium ions are conserved and the potassium ions are excreted in the urine. If the potassium ion concentration increases, the kidney conserves sodium ion and excrete potassium ions. This is by the process of renal reabsorption and renal secretion. जिस तरह हमने यूरिनरी ट्रैक सिस्टम में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में पढ़ा था. ठीक है. उसके बाद if the rate and depth of the breathing is decrease, अगर किसी को सांस की बीमारी की वजह से उसका रिस्पिरेटरी रेट कम हो जाए या रिस्पिरेटरी एयर पैसेजेस जो हैं हमारे लंग्स एल्वियोलाई में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या किसी भी वजह से ईयर में ऑक्सीजन कम हो जाए, तो इसके बाद हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है एंड दिस काजेज रिस्पिरेटरी एसिडोसिस. ठीक है. तो the sum of the factors that lead to respiratory acidosis include decreased rate and depth of the breathing, obstruction of air passages and decreased gas exchange. तो जब हमारे बॉडी में एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होता है तो फिर दोबारा यही कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है. कार्बोनिक एसिड जाके रिस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है और फिर जो है एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को रिलीज होता है. इन दिस वे इट इज रिवर्स. ठीक है. अच्छा, हमारे बॉडी में एसिडोसिस क्यों होती है? अगर किसी को रीनल फेलियर है तो वो एक्सेसिव एसिड्स ब्लड से रिलीज नहीं कर सकता. अगर किसी की बॉडी में एसिडिक प्रोडक्शन ज़्यादा है, कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन ज़्यादा है, किसी को डायबिटिस मेलाइटिस है तो उनकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनती हैं जो कि हमने पहले अभी डिस्कस कर दी हैं.
तो दिस रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन रिस्पायरेटरी एसिड। तो ये जो है बहुत सारा प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन वो ब्लड में चला जाता है। इसको हम नॉन रिस्पायरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रिवर्स करने के लिए हमारे पास केमिकल बफर सिस्टम है, बाइकार्बोनेट, फास्फेट एंड प्रोटीन, ठीक है। इसी तरह अगर किसी को प्रोलॉन्ग डायरिया हो जाए जिसकी वजह से बॉडी के अंदर से अल्कलाइन आयंस बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएं, या किसी को वोमिटिंग है, या किसी को इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो इन्वायरमेंट को लॉस हो रहे हैं, this causes the excessive loss of the bases and it reverses the pH base to shift towards the acidic environment, and this is also known as metabolic acidosis. So these were the some factors that lead to alkalosis and acidosis, ठीक है। इसके बाद के अगर किसी को एंजाइटी है, फीवर है, पॉइजनिंग है, या वो हाई अल्टीट्यूड पे जा रहा है, तो हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होकर हाइपर वेंटिलेशन करता है। हाइपर वेंटिलेशन से हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। द एक्सेसिव लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हो जाती है तो देयर इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनिक एसिड और H2CO3। तो अगर हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, या हमें तेज़ बुखार है या एंजाइटी है जिसकी वजह से हमारा रिस्पायरेटरी रेट हद से ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन। तो हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट को ज़्यादा जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा एक्सहेल होगा, तो जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे अल्कलोसिस, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की जो नॉर्मल प्रोडक्शन रेट है वो उससे कम क्रिएट हो रहा है। तो एक्चुअली द बेसिस विल गो टुवर्ड्स द लोअर लेवल एज कंपेयर टू द एसिड, तो इसको हम कहेंगे रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। अच्छा, अगर किसी को गैस्ट्रिक ड्रेनेज हो गया है, उसका किसी को अगर गैस्ट्रिक लिवाज हो गया है, मैदा साफ किया गया है, अगर किसी को वोमिटिंग हो गई है, या किसी को डायरेटिक ड्रग्स दी गई हैं जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाती हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ नॉन रिस्पायरेटरी एसिड्स, ठीक है, and this causes metabolic alkalosis. On the other hand, the excessive ingestion or administration of antacidic drugs or the gain of the bases, this causes the metabolic alkalosis. To reverse the metabolic alkalosis, metabolic acidosis, respiratory alkalosis, and respiratory acidosis, we have the plasma buffer system and physiological buffer system. Thanks.